दोस्तों नमस्कार। जाने माने अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव मैदान में जो चर्चित नाम और सभी जगह हर कचहरी आप चले जाइए, तहसील चले जाइए, जिस नाम की चर्चा होती है वो नाम है श्रीनाथ त्रिपाठी। और आप श्रीनाथ त्रिपाठी जी ही हैं। और सब हम आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के हित के लिए आप लगातार लड़ते आए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के मंच पर भी आपने अधिवक्ताओं की आवाज़ को बुलंद किया और आप बार बार मांग करते आए कि अधिवक्ताओं के हित के लिए अधिवक्ताओं के स्टैंप का जो 4 अरब रुपया ये जो सरकार के पास है ये जो दे दिया जाए, जिससे कि नए अधिवक्ताओं को कुछ उनको सहयोग राशि दी जाए ताकि वो अपना किसी तरह से एफर्ट कर सकें 2-3 साल, और जो 75 साल के ऊपर हैं उनको कुछ पेंशन के रूप में दिया जाए जिससे कि उनका भी गुजर बसर हो सके। और तो और त्रिपाठी जी ने खामियाजा भुगता। 2 बार से आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के मेंबर हैं, फिर बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी आप मेंबर। बीसीआई ने सिर्फ एक वक्तव्य पर आपको दंडित कर दिया था, लेकिन आपने पूरी ताकत से आप खड़े रहे और मामले को दिल्ली हाई कोर्ट तक भी आप लेकर गए। वहां पर मामले की सुनवाई हुई और आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो कार्रवाई स्पंज हो गई और फिर से आपकी मेंबरशिप बहाल हो गई। ऐसे में आप चुनाव मैदान में हैं सर। अब जो चुनाव मैदान में है तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखें, मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वर्ष सन 85 से वाराणसी में फौजदारी की वकालत कर रहा हूं जी। एक पक्ष ये हुआ, दूसरा सन 88 से मैं वकीलों के बीच की चुनावी राजनीति में भी सक्रिय हूं जी। मैं बनारस बार का भी अध्यक्ष था, मैं सेंट्रल बार का भी अध्यक्ष हुआ जो वाराणसी में है। सबसे कम उम्र में आप हुए थे। बनारस बार का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष हुआ था मैं। सेंट्रल बार का भी अध्यक्ष रहा जो सबसे बड़ा बार है हमारे यहाँ का। बार काउंसिल का दूसरी बार सदस्य होने के बाद तीसरी बार मैदान में हूँ जी। और मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस बार मुझे लगता है कि आम अधिवक्ता मुझे पुनः चुनने में ज़्यादा सहमत है। मेरा नाम आप बता दूं, मैं आपको श्रीनाथ त्रिपाठी, और मेरा मतपत्र पर क्रम संख्या हो गया 279 जी। मेरा पिछला जो बार काउंसिल का कार्यकाल था वो बड़ा संघर्षपूर्ण था जी। बहुत सी बातें मंचों से उठाई गई जिस पर बहुत से लोग इतराज करते हैं, गुरेज करते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं और उठाने से बचते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के मंच से प्रयागराज में यह उठाया कि अधिवक्ता कल्याण के टिकट का एक बहुत बड़ी धनराशि आपके पास है, आप उसमें से कुछ रिलीज करके कार्पस फंड बना करके नए अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह दे सकते हैं जो भत्ता के रूप में उन्हें उपलब्ध हो, जिससे वो इनकरेज होकर के वो स्टैब्लिश होने में उनको सहूलियत हो। और 70 वर्ष से अधिक के हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं उनको आप 15,000 रुपया प्रति माह देंगे तो उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे और ये 1.5 अरब में ये सब हो जाएगा। इस कार्पस फंड को बना करके हमारा ही पैसा हमको वापस करना है, कोई नया पैसा नहीं देना है। लेकिन हमारे जो साथी सत्ता से जुड़ गए हैं, जो सरकार में शामिल हो गए हैं, उन साथियों ने न सहयोग किया बल्कि इस बात को दबाने में भरपूर प्रयास किया। इसका परिणाम था कि हम कमज़ोर पड़ गए, अपनी बात को नहीं मनवा पाए। मैं बताऊं, जब नई सीआरपीसी बन रही थी बीएनएसएस के रूप में, तो मैंने इस पर भी आपत्ति उठाई कि देखिए, या तो कोई आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हो तो कर डालिए, या अगर सिर्फ श्रेय लेना हो तो नाम बदल डालिए, या कुछ हटाना है घटाना बढ़ाना है उस सेक्शन में तो हटा बढ़ा लीजिए, लेकिन सेक्शन का क्रमांक न बदलिए। सैकड़ों साल से जो पुलिस कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों, आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, उस क्रम को बदल करके आप कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ एक परेशानी खड़ी करेंगे। इस पर मेरे खिलाफ बातें उठाई गई, शासन तंत्र तक बातें पहुंचाई गई। मेरे खिलाफ ऊपर से दबाव बनवा करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में एक अविश्वास प्रस्ताव पेश कराया गया और अंततः उस प्रस्ताव के तहत
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मुझे अलग किया गया और वहाँ से मैं फिर वहाँ से पीड़ित होकर के मैंने श्री कपिल सिब्बल जी के सहयोग से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आदेश को स्थगित कर दिया। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया। आप बेबाक टिप्पणी के लिए, बेबाक बातों के लिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या देश में जाने जाते हैं, अधिवक्ताओं के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच। ये आपको ताकत कहाँ से मिलती है? और इतना बड़ा आप चुनाव लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये इतना बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो आप सभी अधिवक्ताओं तक कैसे पहुंच बना पा रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता बड़ी सजग बिरादरी है, सूचनाओं और जानकारी के बारे में वो बराबर ध्यान रखती है, और जो हमारे न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के मध्य जो सूचनाएं होती हैं वो तो कम से कम उनके पास बड़ी तेजी से पहुंच जाती हैं। और आज का जो सोशल मीडिया है, अगर वो न होता तो शायद बहुत से लोग अपनी बात पहुंचा भी न पाते, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वही बोलती है जो उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है। अब आइए इस पर, आम जनता ये जानना चाहती है, आम अधिवक्ता ये जानना चाहता है और देखना चाहता है कि हमारे बीच से कौन व्यक्ति संघर्ष उन परिस्थितियों में करता है जिन परिस्थितियों में आम लोग चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में मुझे जो ताकत का सवाल आपने उठाया, वो ताकत आम अधिवक्ताओं के मोहब्बत से, बाबा विश्वनाथ से कृपा से, अपनी ईमानदारी से, अपने सचेतनता से आती है, और वह ताकत कहीं बाहर से आ नहीं सकती। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको भी कहने में बुराई नहीं, अगर कोई विपक्ष अच्छा काम कर रहा है तो उसको कहने में भी कोई बुराई नहीं। आप ये जान लीजिए कि हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुख ये तब होता है कि जब प्रधानमंत्री ने सन 2014 में अपने यहाँ बुलवाया था गुजरात में, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो महात्मा मंदिर एक बहुत बढ़िया वहाँ पर ऑडिटोरियम है गांधीनगर में, गुजरात में। वहाँ पर पूरे देश के अधिवक्ता और बार काउंसिल के लोग जुटे। वहाँ प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ये बात कही कि जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो अधिवक्ताओं के भी अच्छे दिन आएंगे। हमको आज तक अपने उस अच्छे दिन की प्रतीक्षा है। मेरी एक अच्छी अधिवक्ताओं की इंश्योरेंस पॉलिसी भारत सरकार के पास लंबित है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, आज तक प्रधानमंत्री हमारे बार एसोसिएशन में नहीं आए, जबकि इसी शहर से, इसी जिले से वो 3 बार मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चुने गए। अभी जो है कानून मंत्री, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमको लगता है कि 6-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि शायद बार काउंसिल में आए थे क्या, वो बीसीआई में, जहाँ भी उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का जो ये है आपका प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लेकर के उन्होंने कुछ बातें की, और उन्होंने कहा कि इस पर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और अधिवक्ताओं का जो इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं उसको पर भी उन्होंने कुछ कहा। तो क्या अभी कोई जानकारी है कि वो 8 तारीख को उन्होंने शायद डेट दिया था, तो कुछ बात हुई क्या? देखिए, हमारा इंश्योरेंस बिल और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दोनों के लिए बिल बना करके भारत सरकार के पास भी है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी है, और ये भुलावा छलावा जब रविशंकर जी लॉ मिनिस्टर थे पहली बार, तब से चला आ रहा है जी। और हर 6 महीने पर एक मीठी बात लॉ मिनिस्टर बोल देते हैं, उस मीठी बात के अलावा कुछ हो नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व है वो शासन तंत्र से जुड़ गया है, व्यवस्था से जुड़ गया है। वो रेलवे की पटरियां मांगता है, वो यह नहीं मांगता है कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए। हम वहां से आह्वान नहीं कर पाते कि इस देश का अधिवक्ता एक दिन के लिए अन्न छोड़ दे, एक दिन के लिए जल छोड़ दे, एक दिन के लिए काम छोड़ दे, ये वहां से आह्वान नहीं हो पाते। प्रदेश में भी हमारे बार काउंसिल के तमाम लोग, प्रत्याशी आज भी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अच्छी सुविधाओं से घूम रहे हैं, तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार के बारे में बोलने की हिमाकत वो नहीं कर पाते हैं। तो मतलब वो अधिवक्ताओं को जो लेकर के एडवोकेट एक्ट वगैरह, इसके भी तब जिक्र नहीं कर रहे होंगे। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में तो हमारे जो सचिवालय के लोग हैं वो बार बार बाधा डालते हैं, और शिक्षा के अभाव से राजनीतिक नेतृत्व उसको समझ नहीं पाता है। उनका ये कहना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट से क्लैश करता है, उनका ये कहना है कि जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट से क्लैश करता है। हमने बार बार समझाने का प्रयास किया
कि डायस के ऊपर आपका कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट है, डायस के ऊपर आपका कंटेम्प्ट जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, डायस के नीचे हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है। आप न्यायपालिका जो बोले वो लिखे, और जो आप अपने आदेश में नहीं लिख सकते उसको अनावश्यक रूप से मंच से बोलने से, डायस के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप जाते हैं आप चुनाव प्रचार में, देखिए चुनाव प्रचार में जब आप जाते होंगे तो कुछ अधिवक्ता आपसे सवाल भी करते होंगे, कुछ चुभते हुए सवाल करते होंगे, कुछ का नाराजगी जताते होंगे। तो किस तरह की नाराजगी जताते हैं या कुछ करते हैं? देखिए, हम जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो अधिकांश अधिवक्ता तो स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हर तंत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और शासन तंत्र से जुड़े हुए हैं, जानकारी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अधिवक्ता सोए रहते हैं, जिनको इस देश दुनिया का पता नहीं या किसी और प्रत्याशी से प्रतिबद्ध है, वही उटपटांग सवाल पूछते हैं। वो हर चुनाव में होता है, वो हर जगह और हर जगह चुना जाता है। जो सजग अधिवक्ता है, और अधिकांश सजग अधिवक्ता है, 90-95% अधिवक्ता हमारा सजग है, रात दिन की सूचनाओं से अवगत है और सब जानता है। उसको ये पता है कि हमारे बीच से कौन संघर्षशील है, हमारे बीच से कौन आराम तलब है, हमारे बीच से कौन डरता है शासन तंत्र से बात करने में, हमारे बीच से कौन अधिवक्ता वकालत करता है और कौन सिर्फ वोट मांगता है, वो सब अवगत है। तो 5% नगण्य है, उनको बहुत ज्यादा उनका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा हो, और आपका जो चुनाव है एक सांसद के भी चुनाव से बड़ा चुनाव है, और चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में भी धनबल का प्रयोग ज्यादा है या कुछ और भी है? देखिए, अधिकांश अधिवक्ता तो गुणवत्ता पर और संबंधों पर वोट देते हैं, इसमें कोई बहस नहीं है जी। समाज के हर गिरावट के साथ अधिवक्ता में भी एक वर्ग में गिरावट आई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत नगण्य है। आज भी आम अधिवक्ता गुणवत्ता को, संबंधों पर ध्यान देता है, और हम लोगों का जो खर्च है वो सिर्फ आने जाने में, जो परिवहन में खर्च हो रहा हो, जो कागज के प्रिंटिंग में खर्च हो रहा हो, इसी में खर्च है। हम लोग किसी को नगद धनराशि उपलब्ध कराने में न विश्वास करते हैं और न ऐसा सोचते हैं, और इसको नैतिकता के खिलाफ मानते हैं। ठीक है, एक और बात है, हाई कोर्ट के तरफ से एक बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि 300 से ऊपर अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर वो इल्ज़ाम हैं या धाराओं में वो पाबंद हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या बार जो ये होते हैं एसोसिएशन, जो बार एसोसिएशन होते हैं, इन लोगों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए या देखना चाहिए। इसको कैसे? देखिए, वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया लाई गई, वो बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी। हमारी संख्या 3 लाख 4 लाख से ऊपर जा रही थी। वेरिफिकेशन के आने से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, जो कहीं से भी संदिग्ध थे, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। इनकी संख्या 60, 70, 80 हजार तक है। इसका श्रेय आप ही को जाता है, और लोगों ने बहुत आपकी बुराई भी इसको लेकर के की, और ये बड़ी सख्ती से किया गया। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वेरीफाई किया गया, इंटरमीडिएट का किया गया, बीए का किया गया, लॉ का किया गया, और इसमें जो लोगों का खारिज हो गया, जिनका गलत पाया गया, उनकी बात तो छोड़ देते हैं, हम उनको डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। अब कुल मिलाकर के हम 2.5 लाख ही हमारे वोटर लिस्ट बन पाई है। उस समय लगभग 5 लाख से ऊपर था, 3.5 लाख से ऊपर जा रहा था। 3.5 लाख से। तो अब 2.5 लाख पर आके खड़ी है। हम ये मानते हैं कि 10-5 हजार लोगों ने गलती से न भरा हो, गलती से अस्वस्थ हो गए हो, 10-20 हजार और मान लीजिए, लेकिन संख्या इससे नियंत्रित हुई है, परिमार्जित हुई है। आपराधिक पुट भी हम लोगों ने इस बार वेरिफिकेशन में डालने का प्रयास किया था, उससे भी काफी लोगों परहेज से हट गए। अब भी मानना है कि भी बहुत कुछ करना बाकी है, इसकी वेरिफिकेशन में सख्ती बाकी है। देखिए, मुकदमा तो किसी पर हो सकता है, लेकिन आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल इंसिडेंट सबके नहीं बन सकती, और हिस्ट्री शीट सबकी नहीं बन सकती। सबके ऊपर रासुका और गैंगस्टर नहीं चल सकता, वो उससे हमको अपने बचाना है। अभी बहुत सा काम करना बाकी बचा है। मतलब जो है अधिवक्ताओं के बीच भी SIR की जरूरत है। हो रही है, SIR ही तो वेरिफिकेशन है। हमारा वेरिफिकेशन SIR ही तो है। उस वेरिफिकेशन ने संख्या को कम किया, गुणवत्ता को बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुखरता से सारे सवालों का जवाब दिया। तो दोस्तों, आप श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं और बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव मैदान में हैं, और आपसे हमने सारी बातों को हमने रखी।
और कोई हम एजेंडा नहीं चलाते हैं, एकदम साफ साफ आपके सामने हम कहने में हमारा कोई एतराज़ नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।